हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक और न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका जॉनरा है मिस्ट्री और वैम्पायर और इसका नाम है अनडेड गर्ल मर्डर फ्रेस। तो चलिए इस एनिमे की पहली एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत जापान 1897 से होती है। इसके बाद हम लोग सर्कस को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का अजीब से जानवर के साथ फाइट कर रहा था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि मेजी एरा, आप जिसे जानते हैं, ये उससे अलग है। वो जानवर उस लड़के के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन वो लड़का एक ही पंच मार के उसे मार देता है। और जो लोग सर्कस के बाहर होते हैं वो सब ये देख के मजा ले रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि वेस्टर्नाइजेशन के नीचे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, जैसे कि राक्षस, भूत, पिशाच, जिसे ग्रेट पर्ज कहा जाता है। इसके बाद ये लड़का फाइट को जीत जाता है और हमें बताया जाता है कि इसका निकनेम ओनी स्लेयर है, यानी कि ये बंदा जिसके साथ फाइट कर रहा था उसे ओनी कहा जाता है। इसके बाद वो लड़का अपने रूम में चला आता है। सर्कस का जो ओनर था वो उसका एक तौलिया देता है। वो लड़का उससे पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बंदा उसे बताता है ग्रेट पर्ज के बाद चीचूबू में बहुत सी चीजें छूट गई हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग जो करते हैं वो इलीगल है, लेकिन इनके पास इनके तरीके हैं इन चीजों को चलाने का, और इनके पास मॉन्स्टर की तादाद बहुत ज्यादा है टोक्यो के अंदर। वो लड़का उस बंदे से कहता है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा हूँ। तो वो बंदा उसे कहता है कि तुम कोई परफॉर्मर नहीं हो, तुम भी उन मॉन्स्टर्स में से एक हो। तभी अचानक से एक योकाई कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के ऊपर थूक देती है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और अपनी हाथों की पट्टियां खोल देता है, और उसकी जितनी भी चोटें थी वो अब तक हील हो चुकी थी। हमें बताया जाता है कि ये कहानी सोशल कंडीशन के नीचे है, और इसी चीज को हम लोग फ्रेज कहेंगे, जिसका हिंदी में मतलब है सॉन्ग, यानी कि नाटक। इसके बाद जब वो लड़का बियर पी रहा था तब उसे कुछ अचानक से महसूस होता है और वो इधर उधर चेक करने लगता है। इसके बाद हम उसी लड़के को मार्केट के अंदर देखते हैं तो उसका पीछा कुछ बच्चे कर रहे थे। जब वो लड़का पीछे घूम के उन्हें देखता है तो वो बच्चे डर के भाग जाते हैं। इसके बाद वो बंदा जाके अपने लिए बियर लेता है। दुकान का ओनर उसे बियर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इससे सस्ती और कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद वो ओनर उससे कहता है कि अगर उसे पीने के पैसे मिलते हैं तो उसे अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो लड़का पूछता है लेकिन क्यों, जिसपे वो ओनर बताता है वन रियल डिसीज के लिए, जिसपे वो लड़का अपने शरीर के ऊपर जो लकीरें बनी होती हैं उन्हें छूने लगता है। इसके बाद जब वो लड़का बियर पीते हुए आगे जा रहा था तब वो कुछ लोगों को एक बिल्ली को मारते हुए देखता है जो उस बिल्ली को मॉन्स्टर समझ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम ओनी स्लेयर हो, इसीलिए तुम इस मॉन्स्टर को मार सकते हो। जिसपे वो लड़का उनसे कहता है कि मैं भले ही ओनी स्लेयर हूँ लेकिन मैं किसी बिल्ली को नहीं मार सकता हूँ, और ये तुम्हें किस एंगल से एक मॉन्स्टर लग रही है। इसके बाद वो बंदा उस बिल्ली के ऊपर फिंगर फ्लिप मारता है तो वो बिल्ली उसके हाथ के ऊपर पंजा मार के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम लोग उसी लड़के को फिर से सर्कस के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो इस बार एक बड़ी बिल्ली के साथ फाइट कर रहा था, और उन सभी दर्शकों के बीच में एक लड़की होती है जो उस लड़के को गौर से देख रही थी। इसके बाद वो लड़का अपना काम खत्म करके अपने कमरे में आ जाता है तो वो लड़की उसका पीछा करते करते उसके कमरे में आ जाती है, लेकिन उस लड़के को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था। वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो लड़का जब उस लड़की को अच्छे से देखता है तब वो पाता है कि वो लड़की एक मेड है और उसके हाथों में पंछी का पिंजरा है, और जब वो लड़का उस पिंजरे को छूने की कोशिश करता है तब वो मेड उसे रोक देती है। इसके बाद वो मेड अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस लड़के से थोड़ा दूर हट जाती है और उसके पास एक गन थी जो वो उस लड़के के ऊपर पॉइंट कर देती है, लेकिन वो लड़का भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपनी तेजी दिखाते हुए उस लड़की का ध्यान भटका के उसके गन के अंदर अपनी बियर डाल देता है। इसके बाद वो मेड उस लड़के के साथ फाइट करने लगती है। उसके गन के ऊपर एक ब्लेड भी लगी हुई थी, तो फिर वो मेड ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के के साथ फाइट करने लगती है। वो लड़की शुरू में तो उस लड़के के ऊपर काफी भारी पड़ती है, लेकिन वो लड़का एक ही झटके में उस लड़की को पकड़ लेता है। इसके बाद वो मेड उस लड़के से कहती है कि मुझे माफ कर दो जो मैंने रूडनेस दिखाई है, ये सिर्फ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने शुरुआत में ही पिंजरे को छूने की कोशिश की, इसीलिए अगली बार से सावधान रहना। जिसपे वो लड़का कहता है माफी मांगने की जगह पे तुम हुक्म चला रही हो, तुम अपने आप को समझती क्या हो। जिसपे वो मेड उस लड़के से कहती है कि जब तुम स्टेज पे होते हो तब तुम्हें मारना बहुत आसान होता है। जिसपे वो लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि उस लड़के को अंदाजा नहीं था कि उसके बारे में कोई जानता होगा, इसीलिए वो उस मेड से पूछता है कि तुम कौन हो। जिसपे वो मेड कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढा है और तुम शिजुको को रखने के काबिल हो। इसके बाद वो मेड अपनी गन को पैक करते हुए उससे कहती है कि जो ट्रिप हम करने वाले हैं वो मजेदार रहेगी। जिसपे वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ट्रुप के लीडर से पूछना
पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। वो लड़की आगे कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा जीना नहीं चाहते हो। वो लड़का पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है, जिसपे वो मेड बताती है कि तुम भले ही लगातार जीतते रहो लेकिन तुम ज्यादा जी नहीं पाओगे, क्योंकि ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है और ना ही कोई इल्यूजन ओनी स्लेयर, या फिर मुझे तुम्हें हाइब्रिड कहना चाहिए, ओनी और आधा इंसान की। उस लड़की को इसके बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए वो सिर्फ उस लड़की को देख कर ही बता सकती है कि उसकी रगों के अंदर ओनी का खून दौड़ रहा है, एक ऐसा परजीवी जो किसी भी मॉन्स्टर और इंसान को मार सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि तुम बहुत बेफिक्र हो, और ये जरूर उस लड़के के लिए मुश्किल होगा कि उसने अभी तक अपने आप को इस तरह से संभाला है, वो भी अपनी पावर को हर दिन इस्तेमाल करते हुए। और वो लड़की उसे आगे बताती है कि वो किसी दिन उन्हीं के हाथों मारा जाएगा। इसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि मैं यहाँ पे एक डील लेके आई हूँ, और ये डील हम दोनों के लिए ही बहुत प्यारी होगी, और मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम अपनी उम्र बढ़ा सकते हो, और अगर तुम मेरी इच्छा को पूरा करते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम ये कैसे कर सकते हो। इसके बाद वो मेड उस लड़की के सामने उस पिंजड़े से पर्दा हटाती है, तो उस पिंजड़े के अंदर एक कटा हुआ सर होता है, और वो सर एक लड़की का होता है जो उस लड़की से कहती है कि तुम मुझे मार दो, मैं ये चाहती हूँ, जिसको देख के वो लड़का भी घबरा जाता है। इसके बाद वो लड़की अपना नाम रिंडो आया बताती है, और वो लड़का जिस मेड के साथ अभी फाइट कर रहा था उसका नाम शिजुको हाइशे है, जो इस लड़की की मेड है। इसके बाद वो लड़का उस मेड से कहता है कि मुझे लगा कि तुम कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रही हो, क्या तुम पक्का कुछ भी नहीं कहोगे, जिसपे वो लड़की कहती है कि तुम पक्का इसकी आवाज किसी दिन सुन लोगे। इसके बाद वो लड़का उस लड़की से पूछता है क्या तुम कोई अमर उमर हो, जिसपे वो लड़की कहती है हाँ, जिसपे उस लड़के को विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो लड़की कहती है कि मैं झूठ वूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उस लड़के को लगता था कि कोई भी इमॉर्टल एक साधु या फिर एक सुंदर लड़की की तरह होगा। इसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि अमर होने का मतलब कि उसकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी। इन 947 सालों में वो सिर्फ 14 साल और 3 महीनों की हुई है, मतलब कि इस लड़के को जिंदा हुए पूरी एक सदी निकल गई है। इसके बाद वो लड़की आगे बताती है कि करीब 6 महीने पहले कोई बेवकूफ इसकी बॉडी लेके आया था, जिसपे वो लड़का फिर से कहता है कि मुझे तो लगा था कि कोई भी अमर इंसान अपनी पूरी बॉडी को दोबारा बना सकता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जिसपे वो लड़की बताती है कि इमॉर्टल एक चीज के खिलाफ कमजोर होते हैं, जिसपे वो लड़का पहले ही बता देता है कि वो ओनी है। इसके बाद वो लड़का अपने काम पे वापस जाते हुए उससे कहता है कि ये बात सच है कि जो भी चोट ओनी के द्वारा लगती है वो जल्दी हील नहीं होती है, और अगर उस लड़की को किसी ओनी ने काटा है तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, और उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि कैंडल लाइट स्टिक के नीचे सबसे गहरी जगह जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। इसके बाद वो लड़की आगे बताती है कि ओनी एक ऐसा राक्षस है जिसके पास रिजेनरेटिव एबिलिटी है, लेकिन अगर वो किसी और परजीवी के साथ मिल जाता है तो उसकी पावर आधी हो जाती है, जिसके रिजल्ट में वो लड़का अब एक सरकटी लड़की के साथ फंस जाएगा जो बोल सकती है। इसके बाद वो लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारे ऊपर अटैक भी एक हाइब्रिड ने किया होगा, जिसपे वो लड़की कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन थी, जिसपे वो लड़की बताती है कि वहाँ पे जितने भी हत्यारे थे उन सभी ने चेहरे छुपाए हुए थे, उसने सिर्फ उनके बॉस का चेहरा देखा था जो ऑर्डर दे रहा था, जो एक अधेड़ उम्र का आदमी था और उसकी आवाज भी अलग थी, और वो जापान का नहीं था, वो किसी और कंट्री का था, और शिजुको पूरी तरीके से घायल हो गई थी और रिंडो के पास सिर्फ उसकी शरीर बचा था, बाकी वो अपना शरीर खो चुकी थी और वो सिर्फ अपने सर के साथ तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकती है। इसके बाद रिंडो ओनी स्लेयर से कहती है और वैसे भी तुम उनकी तरह नहीं दिखते हो, तुमने अपनी ओनी वाली साइड को छुपा के रखा है, इसका मतलब है कि तुम उनसे कई गुना ताकतवर हो। और रिंडो के मुताबिक ओनी स्लेयर इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी इमॉर्टल को भी मार सकता है। इसके बाद सर्कस की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो ओनी स्लेयर रिंडो से कहता है कि हमें कहीं और चलना चाहिए, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो भी तुम्हें सर्कस का हिस्सा बना लेंगे। इसके बाद वो तीनों कहीं और जा रहे थे। इसके बाद रिंडो ओनी स्लेयर को उसके नाम से बुला रही थी, तो ओनी स्लेयर उससे कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, और ओनी स्लेयर अपना नाम सुगारो शिनोची बोलता है। रिंडो शिनोची से पूछती है जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तब मुझे लगा था कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन अब लगता है कि तुम जीना भी चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। इसपे शिनोची कहता है कि थोड़ा अच्छे से पूछो। इसपे रिंडो उसे बताती है कि अगर वो जितनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करेगा उसका ओनी उसे उतना ही खाता जाएगा, और उसने अभी तक अपने आप को रोका हुआ है, जिससे उसका लाइफ स्पैन और भी छोटा होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक परफॉर्म करता जा रहा है, जिसका दूसरे शब्दों में तो यही मतलब निकलता है कि शिनोची मरना चाहता है। और शिजुको शिनोची को बड़े आराम से मार सकती थी, लेकिन शिनोची ने वहाँ पे फाइट बैक करना शुरू कर दिया, तो रिंडो उससे पूछती है कि वो जीना क्यों चाहता है, जिसपे शिनोची कहता है कि अगर वो लगातार परफॉर्म करता रहेगा तो किसी न किसी दिन उसका अंदर का ओनी उसे खा लेगा,
और वो पागल हो जाएगा। लेकिन किसी मिलिट्री पुलिस की तरह मरना ये एक अच्छी चीज होगी और शिनोची इसी की उम्मीद कर रहा है। लेकिन अगर शिनोची अपनी पावर का इस्तेमाल करता रहेगा तो किसी एक दिन उसके अंदर का ओनी उसे निगल लेगा और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब वो परफॉर्म कर रहा होगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, जिसका मतलब कि वो खून के प्यासे छोटे मोटे कस्टमरों से घिरा रहेगा, जिससे रिकंस्ट्रक्टर और ट्रुप के लीडर को और ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसका मतलब कि वो ओनी से कंज्यूम होने से पहले उनके ऊपर अटैक करेगा, जिससे वो सभी केओस की आग से डर के वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन सर्कस के चारों तरफ लोहे की जालियां हैं और तब तक तो शिनोची वहाँ पे पता नहीं कितने को मार चुका होगा। उन्हें लगेगा कि वो सभी सेफ हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से वो भी किसी तरह के नर्क का स्वाद चखेंगे और वही स्टेज उसकी जगह लेगा। इसके बाद शिनोची कहता है कि वो जब भी सोचता है कि वो जल्दी मरने वाला है तो वो ये सभी चीजें सोचना शुरू कर देता है, और वैसे भी अगर वो मरने वाला है तो मरने से पहले थोड़े से मजे करना कौन सी बुरी बात है, और शायद से यही चीज उस दुनिया को इसके कचरे से आजाद करा दे और इसे देखने में भी मजा आएगा। और इसी वजह से शिनोची ने अपने आप को सर्कस के अंदर रखा है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका ओनी उसे खाए ना, जब तक कि बहुत ज्यादा ऑडियंस इकट्ठा नहीं हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि रिंडो ने कहा है कि उसके पास शिनोची की लाइफ स्पैन बढ़ाने का तरीका है, तो शिनोची इस प्लान को ड्रॉप कर देता है कि वो सबसे पहले चूहे इकट्ठा करेगा, फिर उन्हें एक एक करके मार देगा। जिसपे रिंडो कहती है कि तुम्हारी लाइफ भी किसी मजाक से कम नहीं है क्या। जिसपे शिनोची कहता है कि वो मॉन्स्टर्स को मारता है और ये किसी तरह से मजेदार भी है, और वैसे भी शिनोची खुद उन मॉन्स्टर्स में से एक है। जिसपे रिंडो उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा हिस्सा उन्हीं का है, क्योंकि तुम जन्म से ही दुष्ट हो। इसके बाद रिंडो शिनोची से फिर से कहती है कि मुझे मार दो। शिनोची उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे मारना बेकार होगा और वैसे भी तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है। रिंडो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि इस उम्र में जीना अच्छा होगा, वो भी तब जब उसके पास सिर्फ एक सर ही बचा है और सिर्फ एक शिनोची ही ऐसा है जो ऐसा कर सकता है। जिसपे शिनोची रिंडो से कहता है कि तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए और मैं मना भी कर सकता हूँ। जिसपे रिंडो उससे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो फिर तुम भी जल्दी मारे जाओगे। इसके बाद शिनोची रिंडो से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो रिंडो उससे कहती है कि इसे जरूर मजाक होना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई भी शरीर नहीं है, इसीलिए वो इस मजाक के ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं कर सकती है क्योंकि ये मजाक इतना बुरा है। जिसपे शिनोची उससे कहता है कि उसने खुद कहा था कि अगर उसे उसकी बॉडी मिले तो वो रखना चाहेगी, जिसका मतलब ये है कि अगर रिंडो को उसकी बॉडी मिलती है तो वो पक्का उसे रख लेगी। इसीलिए शिनोची उससे पूछता है क्या उसके पास कोई प्लान है वापस नॉर्मल होने का। इसीलिए रिंडो उससे कहते हैं कि तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं, लेकिन मेरी बॉडी जिसके पास है वो यहाँ से लाखों मील दूर है। इसका मतलब ये है कि रिंडो को पता है कि उसकी बॉडी कहाँ है। इसीलिए शिनोची उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी कहाँ है, जिसपे रिंडो बताती है कि वो यहाँ से यूरोप में है। इसीलिए शिनोची रिंडो से कहता है कि तुम्हारा ऐसे मरना शर्म की बात होगी, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि तुम फिर से नॉर्मल हो जाओ। इसके बाद शिनोची सुजुको से पूछता है क्या वो नहीं चाहती है कि उसकी मास्टर फिर से नॉर्मल हो जाए। जिसपे शिजुको कहती है कि वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करती है जो उसे मिलते हैं, और अगर रिंडो मरना चाहती है तो शिजुको कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी जिससे रिंडो मर सके, क्योंकि शिजुको को उसकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसपे शिनोची अपने सर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक पपट के सिवा कुछ भी नहीं हो। इसके बाद रिंडो शिनोची से पूछती है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। इसपे शिनोची उसे कहता है कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता है बस। इसके बाद शिनोची रिंडो से पूछता है क्या उसकी झड़ी के ऊपर एम लिखा था, जिसपे रिंडो हाँ कहती है। जिसपे शिनोची को यकीन हो जाता है कि वो बंदा उनमें से एक है जिसने शिनोची को पकड़ा था। इसके बाद शिनोची रिंडो से कहता है कि उसके पास दिमाग है और शिनोची के पास शरीर है, इसीलिए उन दोनों का गोल एक ही है, इसीलिए वो दोनों एक साथ यूरोप क्यों नहीं जाते हैं। जिसपे रिंडो शिजुको से कहती है कि मुझे बाहर निकालो। जिसपे शिजुको उसको पिंजरे से बाहर निकालती है और शिनोची रिंडो के बालों को चूमते हुए कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा रिंडो को फिर से ठीक करने में। जिसपे रिंडो शिनोची से पूछती है क्या वो अपने शब्दों से फिरेगा तो नहीं। जिसपे शिनोची कहता है कि कभी नहीं। इसीलिए रिंडो शिनोची के साथ काम करने को राजी हो जाती है। इसके बाद शिनोची रिंडो से पूछता है कि मैं अपनी लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाऊं। जिसपे रिंडो कहती है कि तुम्हें बस मुझे खाना है एक इमोर्टल के सेल्स को, जिसका मतलब है कि शिनोची को रिंडो के बाल खाने पड़ेंगे ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके, जिससे कि वो अपनी होने वाली साइड को रोक सके और अपनी ह्यूमन साइड को आगे बनाए रखे, क्योंकि रिंडो शिनोची को अपनी आंख या दिमाग खाने को नहीं देगी। इसके बाद रिंडो शिनोची को कहती है कि उसे बस उसके
के सेल लेने हैं और वो इसके लिए उसके बालों, नाखून और उसके सलाइवा को निगल सकता है, जिसपे शिनोची डायरेक्ट सलाइवा को चूज करता है और इसके बाद शिनोची रेंडो को उठा के उसको किस करके उसका सलाइवा कंज्यूम करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस एनिमे का पहला एपिसोड ही काफी मिस्टीरियस है।